टुडे वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में शॉर्ट रिवीजन करेंगे फॉर जेईई एंड एडवांस। हम इसमें डिटेल थ्योरी के बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल थ्योरी के बारे में जाने से हमारा टाइम लॉस होगा और टाइम हमको यूज करना है। हम वही कंसेप्ट पढ़ेंगे जिस कंसेप्ट को पढ़ करके हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं फॉर आईआईटी एंड एडवांस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम दो टाइप से डिस्कस करते हैं। जब क्या होता है, जब चार्ज स्टैटिक होता है, स्टेशनरी पोजीशन में होता है, और एक बार क्या होता है चार्ज मूविंग होता है, तो अपन को दो हो जाती है, दो पार्ट हो जाते हैं अपने। एक को हम जब चार्ज मूविंग होता है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। जब चार्ज स्टेशनरी होता है, एक बार का चार्ज मूविंग होता है। अब इसके जब चार्ज स्टेशनरी होता है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर अपन को डिस्कस करने होते हैं? एक तो इलेक्ट्रो हो जाता है, इलेक्ट्रो, और दूसरा अपन कैपेसिटर में भी चार्ज स्टेशनरी होता है, गॉसला। और जब चार्ज मूविंग होता है वो डायनेमिक्स वाला पार्ट होता है, तो उसमें चार्ज जैसे करंट हो गई, मैग्नेटिज्म हो गई, ईएमआई हो गई, एसी हो गई। और जो एडवांस की तैयारी आईआईटी की कर रहे होंगे तो उनको ये सब चीज़ें पता होंगी, तो इसका बस जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। करंट हो गई, ईएमआई, एसी। और अभी क्या है, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे जब हम ये वाले सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्जिंग, अब जो देखो, हम इन सब बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इनको शॉर्ट में हम इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये चार्जिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। वो सब कुछ पढ़ा होगा आपने, सब कुछ तो सबको आपको पता ही होगा कि चार्जिंग क्या होता है क्या नहीं होता। चार्जिंग बेसिकली तीन टाइप की होती है, इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग होती है। कंडक्शन, तीसरा फ्रिक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक चार्जिंग बॉडी को डिस्चार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे कि अपने पास एक चार्जिंग बॉडी है जिस टाइप की, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक अपने पास एक बॉडी है, ले गए अपन इसको। इसमें क्या है, क्योंकि जीरो है, जीरो दिया हुआ है इसमें, और इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। अब क्या, जैसे ही अपन इसको चार्जिंग बॉडी को इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा, इसके किनारे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा। ये रूल होता है बॉडी में। जब किसी चार्ज को ले जाते हैं तो अपने साइड में, जब पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं तो बॉडी अपने साइड में नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर लेती है। और फिर क्या करते हैं हम दूसरे स्टेप में, क्या करते हैं, ये चार्ज को रहने देते हैं इस साइड, ये बॉडी रहती है। इस बॉडी को क्या हमने अर्थ कर दिया, अर्थिंग।
देखो अर्थिंग का कंसेप्ट तो कर रहा ही होगा। अर्थिंग में क्या हो जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अर्थिंग हम बेसिकली जब इलेक्ट्रिसिटी जब किसी में रन करते हैं, जब ज़्यादा डेंजर का खतरा होता है तो हम अर्थिंग कर देते हैं उसकी। जैसे कि हाँ, जो कुछ बिल्डिंग वगैरह होती हैं तो उनकी भी अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जो जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली ताकती है तो अगर गिरे तो कोई डैमेज ना आए, तो ताकि पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है वो पूरी सीधे ज़मीन में चली जाए। इसलिए हम उसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो क्या होगा, पहले तो अपने पास यहाँ नेगेटिव चार्ज रहता है और इस साइड पॉजिटिव रहता है। जैसे हम अर्थिंग करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है, इसके थ्रू गायब, सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ बच जाता है। तो क्या है, इस पर जो चार्ज हो जाता है उस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज तो रहा नहीं, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और पोटेंशियल इसका जीरो हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं हम, जो फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो अब इसकी जो अर्थिंग है उसको हटा देते हैं। इस बॉडी में जो अर्थिंग की थी हमने वो अर्थिंग हटा दी। अब जैसे हम अर्थिंग हटाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज हुआ वो चला गया था अर्थिंग के थ्रू, सब नेगेटिव चार्ज उससे बच जाता है। तो क्या है, इसमें टोटल क्यू डैश नेगेटिव रह जाता है और पोटेंशियल तो उसका जीरो हो ही गया था अर्थिंग से। अब फिर क्या करते हैं हम, और जो हम चार्जिंग बॉडी को इसके पास ले जाते हैं, फिर उसको हम दूर कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो फिर क्या होता है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो पूरी बॉडी में सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि चार्ज सिमिलर रहता है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी पे। नेगेटिव ही है वो, इसको सिंबल मत दो, एक्चुअली जो अंदर नहीं है ये बाहर ही होता है नेगेटिव चार्ज, फीलिंग समझो, ठीक है। तो अब इसमें जो चार्जिंग होती है वो इसी चार्जिंग को हम इंडक्शन बोलते हैं। चार्जिंग हुई है इसमें। चार्जिंग बेसिकली क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र। किसी बॉडी पर चार्ज अगर किसी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है उसी को हम चार्जिंग कहते हैं। अब चार्जिंग की 3 टाइप्स होते हैं। चार्जिंग हम किस टाइप से करने होती है, इंडक्शन होती है, कंडक्शन होती है, फ्रिक्शन होती है। यही तो 3 टाइप्स हैं, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। ओके, चार्जिंग अ बॉडी, बॉडी बाय इंडक्शन। ओके, हमने क्या इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग पढ़ ली, चार्जिंग कैसे होती है। अब हम कंडक्शन के द्वारा क्या होता है, कंडक्टिंग में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है कि दोनों जो है कंडक्टिंग होती हैं और दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, और उसमें चार्ज किसी में कम रहता है किसी में ज़्यादा रहता है। जब हम उसको किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि दोनों में जिसमें कम होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है चार्ज। दोनों में जब तक उनमें चार्ज ट्रांसफर होता है, जब तक कि दोनों में चार्ज बराबर ना हो जाए, इसी फिनोमेना को हम कंडक्टिंग चार्जिंग बोलते हैं। अब एक थर्ड वाला होता है फिक्शन। अब मैं इस सबको लिख के ही बताता, पर हमारे पास टाइम कम है, जी मीन्स आ रहा है। अब वो बात अलग है कि पोस्टपोन हो गया, वैसे तो होना तो मई में ही था पर नहीं हो रहा किसी। हाँ, तो वो पोस्टपोन हो गया पर होगा तो ज़रूर। एनटीए वाले हैं, एनटीए वाले पर हम विश्वास कर नहीं सकते, वो कभी भी पेपर ले सकते हैं, तो इसलिए हमको हर टाइम प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो हमने इन सबको बता दिया। अब होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में होता क्या, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन में एक चार्जिंग होती है। फ्रिक्शन जब हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं तो उसमें कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों बॉडी चार्ज होता है। इसका तो हमने कई बार एग्जाम्पल भी देखे होंगे। जैसे हम अपने डेली यूज में कॉम को ले सकते हैं, तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। क्लास नर्सरी से नहीं बोलूँगा, मतलब 6, 7, 8 से जब भी आपने ये सीखा होगा कि जब भी कॉम को हम रब करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है। और जब ये तो हमने कई बार ट्राई भी किया होगा, कॉम को रब करके फिर जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके पास ले जाते हैं तो उनको अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों करता है, क्योंकि वो चार्ज हो जाते हैं दोनों, इसलिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कभी जब वो रूट की जो वो होती है, रूट की कारपेट बिछाया जाता है रूट का, कभी देखा होगा शादी आदियों में। तो जब हम शूज़ पहन के जब उस पर चलते हैं तो हम उस पर जब चलते हैं तो वो भी चार्ज हो जाते हैं। कभी कभी देखते हैं रूट के वो थोड़े थोड़े से जो निकले होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, किस वजह से, चार्जिंग की वजह से। इसलिए अब चार्जिंग का पार्ट हम स्टॉप करते हैं, वो आगे सीधे कूलम्ब्स लॉ पर पहुँचते हैं। कूलम्ब्स लॉ को कहाँ के, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कूलम्ब्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट in electrostat. If you understand Coulomb's law, then you able to solve all question of electrostat. अब हम क्या Coulomb's law के बारे में
स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या है बेसिकली? कूलम्ब्स लॉ क्या है, जो फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे चार्ली कूलम्ब, उन्होंने दो चार्जों के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस किया था, जिन्होंने उन्होंने खुद का नाम दे दिया कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है, उसी को हम कूलम्ब्स लॉ सब टाइटल के थ्रू पढ़ते हैं उसको, और पढ़ा भी होगा। अब देखो चार्ली सुन के तुम वो वाला जर्मन वाला चार्ली मत सोच लेना, वो कॉमेडियन चार्ली है, और वो नहीं है, वो एक साइंटिस्ट था चार्ली। उसने बाकायदा अपनी पूरी मेहनत की है लाइफ टाइम इस पर, फोर्स पर, एक कूलम्ब्स का एक फार्मूला ड्राइव करने के लिए, तभी उसने अपना नाम, तभी उसने उसके नाम से हम लोग कूलम्ब्स फोर्स को पढ़ते हैं। उसका पूरा नाम था चार्ली कूलम्ब, वो फ्रेंच का साइंटिस्ट था, इंडियन नहीं था ओबियसली, इंडियन तो बहुत ही। अब देखो, अब जो है सो है यार। तो क्या हुआ, एक दो चार्ज उन्होंने लिए, दो चार्ज देखो, Q1 और Q2। आपका डिस्टेंस अलोंग, यार फीलिंग समझो यार, भाग गई वहाँ को। हाँ यार, क्या ना प्रॉब्लम हो जाती है ना, हाथ से ही फ़ोन पकड़ रखा हूँ मैं। अब तो क्या, इसी के अलोंग हमने एक आर वेक्टर जूम किया है, आर वेक्टर यानी कि डिस्टेंस चार्ज। तो उन्होंने फोर्स क्या किया, जैसे हम अब चार्ज Q2 पर फोर्स लिखते हैं, तो क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, चार्ज 2 पर 1 की वजह से क्या फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। अब देखो, जो 13 वाले होंगे रिपीटर होंगे वो सोच रहे होंगे यहाँ तो आर एक्स स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ आर वेक्टर नहीं होता। हाँ, अब देखो, अब ये हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अब देखो, पहले हम वो नॉर्मल फॉर्म पढ़ते, फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ते, तो एक्चुअली हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो वेक्टर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म निकालना बड़ा आसान होता है, तो हमारे लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और टाइम की बचत हो जाएगी। क्योंकि हम एज रिवीजन पढ़ रहे हैं तो हमको टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अब देखो फोर्स, अब 1 पे देखते हैं 2 की वजह से। अब 2 की वजह से क्या होता है, अब इस डायरेक्शन में, जबकि जो अपन ने वेक्टर मान रखा है अलोंग दी Q2 डायरेक्शन मांग रखा है, और हम इस डायरेक्शन फोर्स देख रहे हैं, तो क्या नेगेटिव साइन आ जाएगा अगर हम वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम साइन के साथ यूज करते हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेंगे दोनों, पर डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन माना पर इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम एज ए नेगेटिव साइन यूज करेंगे यहाँ पर, K Q1 मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा अपॉन आर क्यू, और एक नेगेटिव साइन यूज करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड वाइज जो दोनों क्या होंगे, ये सेम होंगे। अगर हम देखो, अगर हम डायरेक्शन वाला ये साइन है, ये नहीं बना रहे, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं F12 इक्वल टू F21, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम साइन लिख रहे हैं इनके ऊपर, तो हमको ए साइन लिखना पड़ेगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये क्या एक पोजीशन वेक्टर है आर कैप। आर कैप तो जानते हो वेक्टर, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर। अब देखो, अब जो के की वैल्यू होती है, के क्या है, एक कांस्टेंट है अपना, कि कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं, तो इसकी एक वैल्यू होती है एसआई यूनिट, 9 × 10⁹ एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट। अब देखो कि बेसिकली होता क्या है, के क्या होता है, 1/4πε0। हम के को, हम इसकी इन सब की जगह पे के यूज कर लेते हैं। अब देखिए इन सब की वैल्यू होती है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू 4 है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 ऐसा यूनिट में। तो क्या इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यही चीज़ आती है। अब या तो हम ये सब लिखें, इसकी वैल्यू लिखें, इसकी वैल्यू लिखें, इसकी वैल्यू लिखें, फिर सब करें, तो कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ती है, तो इन सबको पूरे कॉन्स्टेंट बना के हमने के यूज कर लेते हैं यहाँ पर, और वैल्यू लिख लेते हैं भाई, सब याद रहेंगी आपको, क्या पता आ जाए जब भी। लेकिन
अब क्या है ना, जब भी इस टाइप में क्वेश्चन आएगा ना तो एप्सिलॉन की वैल्यू ना दी रहती है पेपर में। अगर जिन्होंने दिया होगा पेपर तो उनको पता भी होगा कि दी रहती है, क्वेश्चन में ये पेपर एप्सिलॉन की वैल्यू दी रहती है। लेकिन लिख लेते हैं फॉर अ मेमोरी 10⁻⁻12 इन SI यूनिट। और इसको बोलते क्या है, एक क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिबिलिटी है फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस एक कूलम्स लॉ हो गया। अब इस पर हम क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो हमको ना क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कूलम्स लॉ के बारे में, तो हम ज़्यादा इसका एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन के थ्रू हम कूलम्स लॉ को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्या है, अब थ्योरी तो ठीक है यार, जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं होता ना तब तक ना चीज़ें समझ में नहीं आती सही से। अब देखो इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं ये क्या है, ये वायर है, वायर, ये भी वायर है, ठीक है। अब वायर को ना हैंग कर रखा है यहाँ से इन दोनों को हैंग कर रखा है। अब इनके क्या है, चार्ज सेम है, मास सेम है, चार्ज सेम है, मास सेम है, दोनों के चार्ज सेम है, मास सेम है। तो क्या है, अब दोनों सेम, इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, सेम साइन के दोनों, तो क्या दोनों रिपेल करेंगे, एक क्वेश्चन है। तो पता पूछा क्या है इसमें, अब चार्ज सेम है, दोनों को हैंग कर रखा है, इनके मास सेम है, तो हमको पूछा है थीटा पूछा हुआ है। तो थीटा की वैल्यू, उन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 2 थीटा, एक है। अब 2 थीटा आ जाता है क्योंकि अब ये अगर लटकाएंगे तो ये दोनों को अपोज करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इनमें थोड़ा सा ऐसे दूर दूर भागेंगे दोनों से, तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा। तो एंगल बनेगा, जैसे एंगल इनके बीच में 2 थीटा बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो अब इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करें, देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके थीटा की वैल्यू पूछी है, तो अब अपन को जो कुछ अपन जानते हैं अपन उसी का तो यूज करेंगे, जो कुछ अपन ने अभी तक पढ़ रखा है। अब देखिए जो 11th में पढ़ के आएंगे तो वो इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो स्टार्टिंग भी होती है इस टाइप से। तो क्या होता है, अब देखो हम इसमें सीधे फोर्स बैलेंस करेंगे। अब देखें इसमें देखेंगे हमको कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अब देखो, अब एक वायर है, अगर ये वायर है तो इसमें एक फोर्स लगेगा, टेंशन का लगेगा। अब देखो, अब इसमें मास m है, तो इसमें एक नीचे ग्रेविटेशनल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, FBD बना रहे हैं हम इसकी। अब इन दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या लगेगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में यूज नहीं कर